क्या आप मुझे हरिद्वार तक लिफ्ट दे सकते हैं? आज कोई बसेस भी नहीं चल रही और मुझे लेट भी हो रही है, प्लीज। ठीक है, बैठो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास इस मोबाइल से सिम निकालने की पिन है? वो देखो डैशबोर्ड में। सिम स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी एक्टिवेट नहीं होगा, ये थोड़ा टाइम लेगा। इसमें क्या है कि आईडी वेरिफिकेशन होता है। आईडी वेरिफिकेशन क्यों? दरअसल में ये सिम किसी न किसी के नाम तो होगा, उसके नाम का वेरिफिकेशन होगा। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, हो जाएगा 10-15 मिनट में। अगर आपको कॉल करना है तो आप मेरा फोन ले सकती हैं। जी नहीं, थैंक्स, लेकिन सिम जिस नाम से है मुझे नहीं पता। एक बार एक्टिवेट होने दो, जिसने आपको सिम दिया है उसी के नाम से होगा। ओके, कोशिश करते हैं। एक्चुअल में आपको जाना कहाँ है? हरिद्वार। और आप? मुझे भी हरिद्वार जाना है, बस एक दिन का काम है, शाम को वापस आ जाऊंगा। आप हरिद्वार रहती हैं क्या, या किसी काम से जा रही हो? नहीं नहीं, हरिद्वार में ना तो मेरा घर है ना कोई काम। तो दरअसल देहरादून मेरा दूसरा स्टेशन है जहाँ से मैंने आपसे लिफ्ट ली थी, और फिर हरिद्वार से एक और गाड़ी पकड़नी है, और फिर हमेशा के लिए आजाद। आजाद? लेकिन किस कैद से? उसी कैद में जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहे शादी कर लो, जब जैसा कहे वैसा कर लो, इसलिए मैं भाग चुकी हूँ। लेकिन आप तो अकेली हो, अकेली भाग रही हो? जी नहीं। और कोई साथ में नहीं है? नहीं नहीं, अकेली नहीं, साथ में है कोई। कौन? हरिद्वार से मुझे एक और गाड़ी पकड़नी है, फिर अगले स्टेशन पर सुनील मिलेंगे, और फिर हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओ, लव का चक्कर है? जी। तुमको मालूम कि मैंने भी लव मैरिज की है। वाओ, कैसे, कब? पहले ये बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में तो कोई भी हो सकता है, माँ पापा भाई बहन, या फिर ये भी तो हो सकता है भाई ना हो बहनें हो, या फिर ये भी तो हो सकता है कि बहनें ना हो 2-4 गुस्सा करने वाले बड़े भाई हो। इसका मतलब मैं तुम्हारा नाम भी नहीं पूछ सकता? कुछ भी नाम हो सकता है, सीता, गीता, रीता, कुछ भी। आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। ये लीजिए टॉफी। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, कितने साल की हो गई हो? 18। मतलब भागकर शादी करने की उम्र हो गई है? जी। मेरी उम्र 45 साल की है, मतलब तुमसे 27 साल बड़ा हूँ। अच्छा। एक बात पूछूं? तुम घर से भागकर आ रही हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे एक भी चिंता की लाइन नहीं है। मैंने इतनी बेफिक्री पहली बार देखी है। क्योंकि मुझे मेरे लवर ने पहले ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास निकलना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, और अपना मूड बिल्कुल खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हमारे बारे में सोचना, और मैं वही कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान व्यक्ति से अलग रहने की सलाह नहीं दी? नहीं, शायद वो भूल गया होगा ये बताना। वैसे बहुत टैलेंटेड और होशियार है तुम्हारा लवर। कितनी बड़ी प्लानिंग की है उसने। सच में। तुम्हें नया सिम दिलाया, तुम्हें पूरी प्लानिंग समझाई, नया फोन दिलाया, 3 गाड़ियां बदलवाई, जिससे कि कोई तुम्हें ट्रैक भी ना कर सके। वेरी टैलेंटेड।
बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं। ये रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा है, चलो यहाँ पे रुक के कुछ खा पी लेते हैं। ठीक है। आओ बैठो। भैया क्या खाओगी? कुछ नहीं। चाय तो पियोगी? ठीक है। 2 चाय ले आओ। ठीक है सर। ये एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लेता है, हो जाएगा। कोशिश करते हैं। ओके चले। ओके। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। ये देखो मेरी बेटी परी की बचपन की तस्वीर। सो क्यूट। मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तब मैं दिल्ली बॉम्बे में काम करता था, बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर मैं कुछ महीनों में अपने कस्बे में वापस आ गया और यहीं काम करने लग गया। दिल्ली बॉम्बे छोड़ के यहाँ काम कर रहे हैं? तुमको मालूम, जब मैंने परी को पहली बार अपने हाथों में उठाया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सारी दुनिया मेरे हाथों में है। कुछ दिन के लिए घर आया था, वापस जाना था, लेकिन उसको देखकर बिल्कुल भी मेरा मन नहीं किया। इधर परी का बचपन खर्च होता जा रहा था और वहां मैं लाखों कमाने के चक्कर में था। फिर मैंने फैसला लिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुझे मेरी बेटी का बचपन चाहिए जो कि लाखों का है, मेरे लिए करोड़ों का है। नौकरी तो मैं कहीं भी कर लूंगा। बीवी बच्चों को लेके नहीं जा सकते थे क्या वहाँ? ले जा सकता था, लेकिन आपको मालूम है बड़े शहरों में कई टेक्निकल प्रॉब्लम आती हैं और उस वक्त वो सब मुमकिन भी नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था और मैं सब कुछ समेटकर वापस आ गया। वेरी इम्प्रेसिव। अच्छा, आपने तो लव मैरिज की थी ना, तो आप भागकर कहाँ गए, कैसे बीता वक्त और कैसे रहे? मैंने उसे भगाया नहीं, और ये भी सच है कि उसके पापा ने मुझे पहली नजर में ही रिजेक्ट कर दिया था। क्यों क्यों रिजेक्ट कर दिया? देखो, रिजेक्ट करने का कोई भी कारण हो सकता है। मेरी जाति, मेरा काम, घर परिवार। हाँ, ये भी सही है। जब उसके पिता ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया। प्रियंका ने मुझसे कहा था कि भाग चलते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं। प्रियंका कौन? मेरी वाइफ का नाम प्रियंका है। प्रियंका 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि चलो भाग चलते हैं, और मैं मना करता रहा। मैंने प्रियंका को समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह दाग लड़की की जिंदगी पर ताजीवन लगा रह जाता है, जिसे कुछ कर कर भी मिटाया नहीं जा सकता। और आपको मालूम, भगाने वाला लड़का दोस्तों की नज़र में हीरो माना जाता है, और उसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भागती है वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के तो उसको चालू कहते हैं। बुराई के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की अगर 60 साल की भी हो जाए तो भी उसके माथे से ये भागने का कलंक कभी नहीं मिटता। मैं मानता हूं कि
लड़का लड़की का ये भेद गलत है, नजरिया गलत है, लेकिन सामाजिक नजरिया यही है। इसको तुम, मैं या फिर तुम्हारा लवर कोई भी नहीं बदल सकता। अगर मैं उस दिन उसको भगा कर ले जाता तो उसकी माँ तो कई दिनों तक पानी भी नहीं पी पाती। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको भगा सकूं। मैं जिसे प्रेम करता हूं उसके माँ बाप भी मेरे माँ बाप जैसे ही हुए, चाहे शादी हो या ना हो। फिर आपकी शादी कैसे हुई? प्रियंका की सगाई कहीं और हो गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। प्रियंका और उसके मंगेतर की बातें फोन पर भी होने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी शादी की तारीख नजदीक आने लगी, लड़के वालों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? डिमांड मतलब दहेज। लड़के वाले के परिवार में सबको सोने के बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए और सास और ननद को तो सोने के नेकलेस चाहिए, वगैरह वगैरह। वो लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो यही रीत है। और तो और लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षधर था। वो सगाई तो मैंने तुड़वा डाली, इसलिए नहीं कि मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि इसलिए कि वो ऐसे लालची लोगों में कैसे रह पाएगी, कभी खुश नहीं रहेगी और ना ही उसका परिवार कभी खुश रह पाएगा। फिर किसी तरीके से उसके घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट में आया और फिर हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। चलो अच्छा हुआ कि उसे आप मिलके, वरना वो गलत हाथों में फंस जाती। मैं मानता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा माता पिता का फैसला सही हो, लेकिन ये भी तो सही नहीं कि प्रेमी जोड़े का फैसला हमेशा सही हो। दोनों में से कोई भी सही या फिर कोई भी गलत हो सकता है। काम की बात यह है कि कौन ज्यादा वफादार है। मेरे ख्याल से एक दूसरे को आजमा लेना चाहिए। हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें गलानी नहीं होनी चाहिए। फैसला ऐसा होना चाहिए जो दोनों के लिए अच्छा हो। बच्चों और माँ बाप दोनों की ही सहमति सही है। बुरा मत मानना, तुम दोनों का फैसला सिर्फ तुम दोनों का है, वो तुम्हारे माँ बाप का नहीं है और ना ही तुम्हें इसका असली मतलब पता है। तो क्या है इसका सही अर्थ? तुम इश्क में हो, प्यार में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़ आई। ये सच्चा इश्क है। तुमने अपने दिमाग पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया। ये इश्क है। फायदा नुकसान नहीं सोचा। ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी की फितूर से बिल्कुल खाली है, लेकिन उस खाली जगह में इसका फितूर भरा गया। लेकिन जिस जनाब ने ये तुम्हारे दिमाग में भरा वो इश्क में नहीं है, ना ही तुम जिसके साथ भाग रही हो वो इश्क में नहीं है, हीरोगिरी और होशियारी में है। तुमको मालूम, जो इश्क में होता है ना, वो इतनी प्लानिंग नहीं करता है। वो तुमको 3 गाड़ियां नहीं बदलवाता, क्योंकि जो इश्क में होता है उसका दिमाग इतना काम करता ही नहीं है। कोई कहे मैं इश्क में हूं और वो शातिर भी हो, ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, लोग उसको पत्थर मारते थे। इश्क में उसकी पहचान मिट गई, लोग उसको मजनू के नाम से जानने लगे, जबकि उसका असली नाम खास था, जो कि कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर वो शातिर होता तो खास के नाम से ही जाना जाता, मजनू के नहीं। और मजनू नहीं बन पाता। फराद ने श्री के लिए पहाड़ खोदकर नहर निकाल दी थी, और उसी नहर में
उसका लहू बहाया गया। वो इश्क था। इश्क में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया। किसी माझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल दिया, किसी ने भी अप्राकृतिक दिमाग नहीं लगाया, कोई चालाकी नहीं की। लालच और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क तो समर्पण करने का नाम है, त्याग करने का नाम है, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण भी हासिल करने के लिए था। यानी कि तुम्हारे इश्क में भी पाने की लालच थी। बेटा, प्यार तो तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद देखना, उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खा पाएगी और ना ही पानी पी पाएगी। तुमको भी अपने लवर को आजमा कर देख लेना था। ना तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता, ना ही दिमाग पर। वो सिर्फ अपने लिए अक्लमंद है। अच्छा सोच ले, आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लड़के को जो इश्क हो जाता है, वो इश्क नहीं है, वो तो सिर्फ सिनेमा जैसा कुछ है। एक तरह की स्टंटबाजी, डियरिंग है, अलग सा कुछ करने का फितूर है, और कुछ नहीं है। क्या बोलूं मैं, क्या करूं? एक तरफ सुनील है और एक तरफ मेरे माँ बाप, जिन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा बनाया कि आज मैं कुछ सोच सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ? हाँ, शायद मैं गलत कर रही हूँ। क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? क्यों नहीं? हाँ चीरू, कहाँ है तू मेरे बच्चे? पापा, सॉरी सॉरी पापा, कोई बात नहीं, होती है गलतियां, सबसे गलतियां होती है बेटा। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। तूने अपनी गलती को स्वीकार लिया ना? जिसने अपनी गलती स्वीकार ली वो गुनहगार नहीं है मेरे बच्चे। मुझे माफ कर दो प्लीज। हाँ, पापा आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं घर आ रही हूँ। हाँ, आजा, घर आ जा। मम्मी पापा मर जाएंगे बेटा। हाँ, आजा मेरे बच्चे। हाँ, बाय। देखा दोस्तों, अक्सर इस उम्र में बच्चे ऐसी गलतियां कर ही बैठते हैं। लेकिन मैं इस उम्र के बच्चों को यह संदेश देना चाहता हूं कि बेटा, पूरी दुनिया में आपके माँ बाप से ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं दे सकता। इसलिए जो फैसला माँ बाप करते हैं वही सही होता है। दोस्तों, कोई और बेटी इस तरह गुमराह ना हो, इसलिए ये शॉर्ट फिल्म
जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।